जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित आपकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी और सारे सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी विस्तार पूर्वक कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें, ठीक है। चलें, आज के इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दोस्तों आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। कितने बच्चे इसमें आपके 550 ईस्वी से जुड़े होंगे, 550 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ठीक है। तो उनके लिए भी यह क्लास है। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम 2024 के लिए, एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये जो क्लास है आपका, तो एग्ज़ाम 2026 और एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करने वाला हूँ। जो यहाँ के बच्चे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के, इनको 2 पेपर देना पड़ेगा प्राचीन इतिहास का, बीए थर्ड सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इनका फर्स्ट पेपर है फ्रॉम 550 एडी टू राजपूत डायनेस्टी, ठीक है, 550 ईस्वी से राजपूत वंश तक। ये इनका पहला पेपर है जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है। इनको 2 पेपर देना है, याद रखेंगे। मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है आपका, ठीक है। आपके टोटल 8 यूनिट होते हैं दोस्तों। तो 8 यूनिट में आपको 8 मॉडल पेपर मिलेगा। नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। चले, आपको क्वेश्चन पेपर भी मैंने प्रोवाइड कराया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस देख सकते हैं जिनका भी लिखित एग्जाम है, ठीक है। चले, आज मैं बता देता हूँ जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका पेपर कोड है DDU, जो है इसका पेपर कोड है AAC 201। इनके दूसरा जो पेपर कोड है उसका नाम है AAC 202, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी लिखित आपका एग्जाम है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार ज़रूर विजिट कर लें। विजिट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखित क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो उसे आप लोग ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। चले, इसके बाद आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इम्पोर्टेंट नोट। अच्छा, जो बच्चे कंटिन्यू बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है कि 60 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये आपके 120 130 लगभग 140 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स से आपके एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलें, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, किसी भी राज्य से हो, चाहे बिहार से हो, देखिए अगर आपका सिलेबस सब्जेक्ट और पेपर का नाम सेम है तो आप क्लास ले सकते हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था। परवर्ती जो गुप्त राजवंश है इसका अंतिम शासक जीवित गुप्त था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देखिएगा, आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। देखिए, परवर्ती गुप्त राजवंश के अंतिम शासक जीवित गुप्त थे, ये तो आप लोगों को पता हो गया। अब आगे देखें, बिहार के शाहाबाद जिले के देवबरणाक में मिले एक अभिलेख में उत्तर गुप्त वंश के अंतिम 3 शासकों में देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त का जिक्र मिलता है, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो कृष्णगुप्त जो थे परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में बनने वाले कई सारे प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे। परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक था कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त ने 510 ईस्वी से 521 ईस्वी के बीच गुप्त वंश की स्थापना की थी, यानी परवर्ती गुप्त की, ठीक है। अफसर लेख के मुताबिक कृष्णगुप्त का मूल स्थान मगध था, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका मूल स्थान मालवा था, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, किस उत्तर गुप्त वंशीय नरेश को भयंकर युद्धों का विजेता कहा गया है। तो जो आपके हर्षगुप्त थे, ठीक है, इनको भयंकर युद्धों का विजेता कहा जाता है, क्योंकि जब ये शासन काल में आए थे तो उस समय इनके राज्य को लेकर के काफ़ी भयंकर युद्ध होते थे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये युद्धों में
जो जितने भी भयंकर युद्ध होते थे, खतरनाक युद्ध होते थे, हालांकि दूसरा अदर कोई राज्य से राजा रहता तो वो हार जाता, लेकिन इनके पास काफ़ी शासन थी, ठीक है, काफ़ी मजबूत सेना थी, काफ़ी साहस था इनके पास। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? उत्तर गुप्त का जो द्वितीय शासक था वह हर्षगुप्त था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे प्रश्न ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, मगध गुप्त वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मगध गुप्त वंश को उत्तरकालिक गुप्त वंश और परवर्ती गुप्त वंश के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। उत्तरकालीन गुप्त वंश का कौन सा राजा मौखरी नरेश सर्ववर्मा के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था? तो जो दामोदर गुप्त था, ठीक है, यह राजा मौखरी नरेश सर्ववर्मा के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था, दामोदर गुप्त। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोग की पॉइंट देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और कई सारे इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे। जो सर्ववर्मा थे इनका शासनकाल पूछता है तो ध्यान रखिएगा 560 से 580 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ईशान वर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सर्ववर्मा राजा बना। आपके एग्जाम में पूछता है ईशान वर्मा का पुत्र कौन था? सर्ववर्मा थे, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 560 से 580 ईस्वी तक। अच्छा, हरहा लेख में सर्ववर्मा के एक भाई सूर्यवर्मा का भी उल्लेख मिलता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर्ववर्मा के भाई का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हरहा लेख में मिलता है या हरहा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। देखिए, अपसर अभिलेख के अनुसार सर्ववर्मा का दामोदर गुप्त के साथ युद्ध हुआ जिसमें सर्ववर्मा विजयी हुआ और दामोदर गुप्त मारा गया। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अभिलेख पर हर्ष संवत 66 तिथि अंकित है? तो शाहपुर अभिलेख पर, ठीक है, शाहपुर अभिलेख पर हर्ष का संवत 66 तिथि अंकित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, संवत 66 तिथि अंकित है शाहपुर अभिलेख पर, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा में मिले ताम्रपत्र लेख पर हर्ष संवत 22 यानी 628 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस लेख में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी गई है। यह लेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर भी हैं, ठीक है। तो सर जी ये बताइए, आप शाहपुर अभिलेख कर रहे थे, यहाँ पर आपका शाहजहांपुर अभिलेख है, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। आपके ऑप्शन में या तो शाहजहांपुर देगा या फिर शाहपुर अभिलेख देगा, तो ध्यान रखेंगे शाहजहांपुर जिला है और शाहपुर अभिलेख है आपका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है, दोनों में से कोई भी आपका दे सकता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो लेख है आपका, इस लेख में जो जानकारी दी गई है वह लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए, 8वां प्रश्न है आपका, मौखरी नरेश ईशान वर्मा का समकालीन उत्तरकालीन गुप्त वंश का राजा कौन था? तो कुमार गुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, हरहा अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त की तिथि है, तो इनकी तिथि है कब है भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल 554 ईसा पूर्व में, ठीक है। हरहा अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त की जो तिथि है 554 ईसा पूर्व में है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है। चलें, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, हर्ष का समकालीन उत्तर गुप्त नरेश कौन था? हर्षगुप्त था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, अपसर अभिलेख से कितने उत्तरकालीन गुप्त नरेशों के नाम ज्ञात होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, अपसर अभिलेख से पूछा है, तो अपसर अभिलेख से कुल 8 गुप्त नरेशों के नाम मिले हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी 8 नाम मिले हैं, तो 8 नाम कौन कौन से हैं? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। अपसर से प्राप्त अभिलेख के मुताबिक उत्तरकालीन गुप्त वंश के 8 शासकों के नाम ये रहे, पहले हैं कृष्णगुप्त, दूसरे हैं हर्षगुप्त, तीसरे हैं जीवित गुप्त, चौथे हैं कुमार गुप्त, पाँचवें हैं दामोदर गुप्त और छठे हैं महासेन गुप्त, सातवें हैं माधव गुप्त और 8वें हैं आदित्य सेन। 12वां प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, 7वीं शताब्दी में यानी
यहाँ पर शताब्दी रहेगा, टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चले, 7वीं शताब्दी में कोरिया का कौन सा यात्री पूर्वी भारत आया था? तो जो आपका हु इलून थे, ये कोरियाई यात्री थे जो आपके 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। चले अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है साथियों, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम ज्ञात शासक जीवित गुप्त द्वितीय पुत्र था। किसका पुत्र था? विष्णुगुप्त का, आदित्य सेन का, देवगुप्त का या कृष्णगुप्त का? तो जो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम ज्ञात शासक जीवित गुप्त द्वितीय था वह विष्णुगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अब आपका मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक जीवित गुप्त द्वितीय विष्णुगुप्त के पुत्र थे। देववर्णक अभिलेख में इन तीनों शासकों के लिए परभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, परवर्ती गुप्त नरेश महासेन गुप्त ने किस शासक को पराजित कर अपना यश लोहित नदी तक फैलाया था? तो सुस्थित वर्मा को, ठीक है, सुस्थित वर्मा को ये महासेन गुप्त ने, ठीक है, पराजित करके लोहित नदी तक अपना अस्तित्व फैलाया था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक था। तो इसके प्रथम शासक थे कृष्णगुप्त, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, अभिलेखों के अनुसार परवर्ती गुप्त वंश का प्रथम शासक था। तो अभिलेखों के अनुसार परवर्ती गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वह कृष्णगुप्त था, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, मौखरी नरेश सर्ववर्मा ने हराया, किसे हराया था? तो मौखरी नरेश सर्ववर्मा ने दामोदर गुप्त को हराया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, देवबर्नाक अभिलेख को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? तो जीवित गुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवबर्नाक अभिलेख को, ठीक है, उत्कीर्ण किया गया था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कौन था? तो कुमार गुप्त थे, ठीक है, कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक थे, सी ऑप्शन आपके राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौखरियों ने आदि पुरुष अश्वपति को व्यवस्थ मनु की संतान कहा गया है? तो हरहा अभिलेख में, ठीक है, हरहा अभिलेख में जो मौखरी थे आदि पुरुष अश्वपति को वैश्वत मनु की संतान कहा गया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपको पूछा गया, इसमें अनंत वर्मा किस शाखा के मौखरी नरेश थे? तो बड़वा, ठीक है, अनंत वर्मा जो थे बड़वा शाखा के मौखरी नरेश थे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित के अनुसार पुष्यभूति और मुखर के वंशों को मिला दिया? तो इसमें से जो राज्यश्री थे, ठीक है, राज्यश्री थे, इन्होंने, ठीक है, पुष्यभूति और मुखर के वंशों को मिला दिया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, अफसर अभिलेख को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? तो आदित्य सेन के शासनकाल में, ठीक है, अफसर अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देखेंगे, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। अफसर अभिलेख को उत्तर गुप्त वंश के पहले चक्रवर्ती शासक आदित्य सेन ने उत्कीर्ण करवाया था। यह अभिलेख मंदार की पहाड़ियों से मिला है। इस अभिलेख में आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री आदित्य सेन कहा गया है। आदित्य सेन ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, गया, गया कहाँ है? बिहार में, ठीक है, तो गया क्षेत्र के मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हरिवर्मा जी थे, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें पूछा गया है, मौखरी शासक ईशान वर्मा ने कौन से मगध गुप्त शासक के साथ युद्ध किया? तो कुमार गुप्त के साथ युद्ध किए थे, डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, मौखरी वंश के शासक ईशान वर्मा ने गुप्त वंश के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में ईशान वर्मा ने मगध को छीन लिया था। किससे छीना था? कुमार गुप्त के साथ,
ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, ग्रहवर्मा शासक था। तो जो ग्रहवर्मा थे यह मौखरी वंश के शासक थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, मौखरी नरेश ईशान वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शासक था। तो सर्ववर्मा थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 27 का। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्ववर्मा का शासनकाल 560 से 580 तक रहा। ईशान वर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सर्ववर्मा राजा बना। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, सर्ववर्मा के पुत्र कौन थे? ईशान वर्मा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईशान वर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, अच्छा सॉरी, ईशान वर्मा की पुत्र कौन थे? सर्ववर्मा थे, ठीक है। इनका शासनकाल 560 से 580 ईस्वी तक रहा। हरहा लेख में सर्ववर्मा के एक भाई सूर्यवर्मा का भी उल्लेख मिलता है। ये तो मैंने आगे पढ़ाया है, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, मौखरी वंश का मुकुटमणि निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो ईशान वर्मा को कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। क्यों कहा गया है ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें, ईशान वर्मा मौखरी वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया था। उन्होंने मौखरी वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, इसलिए उन्हें मौखरी वंश का मुकुटमणि कहा जाता था। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, हर्षचरित के अनुसार अंतिम मौखरी सम्राट कौन था? तो ग्रहवर्मा, ठीक है, हर्षचरित के अनुसार अंतिम मौखरी सम्राट थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, मौखरी राजाओं की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो अहिछत्र से भी, भिदौरा से भी और अयोध्या से भी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर आपका 31 पूछा गया है, भिदौरा मुद्रा भांड का संबंध किससे है? तो कदम्बों से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, राज्यवर्धन की हत्या किसने किया था? राज्यवर्धन की जो हत्या है वह शशांक ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होगा, ध्यान देंगे। बंगाल के गौड़ वंश के राजा शशांक थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने विश्वासघात करके राजा राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े बेटे थे। वह अपने भाई हर्षवर्धन से 4 साल बड़े थे, ठीक है। हर्षवर्धन जो आप लोग सुनते हैं प्राचीन इतिहास में नाम, इनके भाई कौन थे? इनके भाई कौन थे भैया बताइए आप सभी लोग। अभी मैंने बताया है राज्यवर्धन, ठीक है, चले। अच्छा, ध्यान रखेंगे, राज्यवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 33 है आपका, कर्ण सुवर्ण के शासक शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने किसके साथ मित्रता किया था? तो हर्ष ने कामरूप नरेश भास्कर वर्मा के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया? तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक वंश का शासक था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैत्रक वंश का शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय, जिसने पश्चिमी भारत में शासन किया था। मैत्रक राजवंश की स्थापना भट्टार्क ने की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैत्रक राजवंश की स्थापना किसने की थी? भट्टार्क ने। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी में थी। ध्रुवसेन द्वितीय ने 627 से 641 ईस्वी तक राजवंश पर शासन किया और हर्षवर्धन से हारने के बाद एक जागीरदार बन गया था। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस शाखा को संरक्षण प्रदान किया? तो यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा को हर्षवर्धन ने संरक्षण प्रदान किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, राजा भास्कर वर्मा शासक था, कहाँ का शासक था? प्राग ज्योतिष यानी कामरूप का शासक था। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, कामरूप कहाँ है? देखें, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, भास्कर वर्मा कामरूप यानी ये आधुनिक आसाम में है, आसाम राज्य में, ठीक है। इसके प्रारंभिक राजाओं में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त था। उसने लगभग 600 से लेकर के 650 ईस्वी तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 37 है, हर्षवर्धन लेखक थे, किसके लेखक थे बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, नागानंद के लेखक हर्षवर्धन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता हर्षवर्धन थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, किसके लिए बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में सिंध राज ज्वारों की उपाधि प्रयुक्त किया? तो प्रभाकर वर्धन। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के लिए बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में सिंध राजा ज्वारों की उपाधि प्रयुक्त किया था। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का मित्र था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का मित्र था। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 41 है, प्रयाग के महामोक्ष परिषद का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, हर्ष यानी हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक हर्ष के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो साथियों, जो इसमें से गुजरात है यह हर्षवर्धन के साम्राज्य का भाग नहीं था। बाकी कन्नौज, थानेश्वर और उड़ीसा ये तीनों आपके हर्षवर्धन के साम्राज्य के हिस्से थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो साथियों, जो आपके पुलकेशिन द्वितीय हैं इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। यह युद्ध 618 से 619 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली थी। प्रश्न नंबर 45 है, राजश्री पुत्री थी, प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, कौन प्रत्येक 5 वर्ष पर दान उत्सव आयोजित करता था? तो जो आपके हर्षवर्धन थे ये प्रत्येक 5 वर्ष पर दान उत्सव करते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, क्यों करते थे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुंभ की चर्चा होती है तो कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश के राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 645 ईस्वी का भी जिक्र आता है। यह राजा अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद उसमें अन्य धर्मों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। ऐसा कहा जाता है कि वह हर 5वें साल प्रयागराज में महामोक्ष परिषद में अपना सर्वस्व दान कर देता था। ठीक है, यानी सब कुछ दान कर देता था। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन एक शिक्षा का केंद्र नहीं था? देखिए, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी ये तीनों आपके शिक्षा के केंद्र है। ताम्र लिपि आपका शिक्षा का केंद्र नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, ताम्र जो लिपि है ये क्या है? देखें, जो ताम्र लिपि है साथियों ये प्राचीन भारत का एक बंदरगाह है। ठीक है, अच्छा, और सुहामा साम्राज्य की राजधानी थी ताम्रलिप्ति। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित थी। चलिए, प्रश्न नंबर 48 है, हर्ष कब शासक बना? जो हर्षवर्धन था यह 606 ईस्वी में शासक बना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब हर्षवर्धन के बारे में मैं कुछ जानकारी बता रहा हूँ जो आपको जीवन भर याद रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, देखें, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माँ का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन की दादी गुप्त वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज के दो राज्यों को एकजुट किया और थानेश्वर से राजधानी कन्नौज बनाई। देखें, हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया और स्तूप, मठ और राज्य अस्पताल बनवाए। हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट ने लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, देखिए, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने 618 से 19 ईस्वी में हराया था। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से मिले 2 ताम्रपत्रों राजतरंगिणी चीनी यात्री युवान च्वांग के विवरण और हर्ष द्वारा बाणभट्ट के संस्कृत काव्य ग्रंथों में मिलता है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन एक सम्राट हर्ष का कृति नहीं है? तो इसमें साथियों जो आपके नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, ये तीनों ग्रंथ आपके सम्राट हर्ष की कृति है, लेकिन कादम्बरी नहीं है। तो कादम्बरी किसने लिखा भैया? देखें,
सम्राट हर्ष की रचनाओं में कादम्बरी शामिल नहीं है। कादम्बरी की रचना वाणभट्ट ने की थी। वहीं हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसे संस्कृत नाटकों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया? धर्मपाल को पराजित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे आप लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट ने 725 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट के वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो साथियों जो आपके मिहिर भोज थे ये प्रभास की उपाधि धारण किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, काव्य मीमांसा के लेखक थे? तो राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा के लेखक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अपने सिक्कों पर आदि वराह को उत्कीर्ण कराया था। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं में से कौन अरब व्यापारी सुलेमान द्वारा संदर्भित किया गया है? तो ये मिहिर भोज को संदर्भित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, 56, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगले बार मैं आपको समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 57 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो तराइन का युद्ध है साथियों यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है, गाह मवाल नरेश जयचंद एवं पृथ्वी तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विसल देव के रूप में जाना जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव के रूप में जाना जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। साथियों इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक लाइक करके जरूर जाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।